आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है जॉइंट पेन्स, जोड़ों का दर्द। इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या उपचार किया जा सकता है, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर उमा कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैम, ये एक तो थैंक यू आपका कि आप टाइम निकालकर जब भी बोलते हैं, आप यहाँ आती हैं। हमारे श्रोताओं को पसंद आता है कि आप जैसे एक एक्सपर्ट उनको एडवाइस देती हैं, तो बहुत सारी उनकी समस्याओं का समाधान घर बैठे होता है। और इसीलिए मैं पुनः गुजारिश करना चाहूँगी अपने श्रोताओं को, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप प्लीज इस समय का सदुपयोग करें। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, आप अपने प्रश्न पूछें। सबसे पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहती हूँ, जोड़ों का दर्द बहुत आम है, बहुत लोगों को परेशान करता है, पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम डाटा देखते हैं तो ये बढ़ रहा है, जबकि इतने इलाज अवेलेबल हैं। रूमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट एम्स में आपने एस्टेब्लिश किया है, उसके बाद आप देखती होंगी, तो क्या संख्या में वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है और क्यों हो रही है, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आजकल देखने में आ रहा है कि जोड़ों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। जहां पहले देखा जाता था कि सिर्फ बुजुर्गों में ये परेशानी होती थी, और आजकल जो बच्चे हैं वो भी जोड़ों की समस्या से परेशान हो रहे हैं। उसमें कुछ तो है जो उनके लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो डिजीजेज हो रहे हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेज हो, और मेलिग्नेंसीज भी बढ़ रही हैं, कैंसर भी बढ़ रहे हैं लोगों में, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनके साथ साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्या भी बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो मैं कह सकती हूँ वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और मतलब प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, जो चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, या फिर डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हो, या फिर जो उनकी और दिनचर्या है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल में और भी फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं, ओबेसिटी है, मोटापे का खतरा बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो डायबिटीज है वो बढ़ रही है लोगों में, उसकी वजह से भी जोड़ों की समस्याएं होती हैं। फिर देखा जा रहा है कि जो कुछ इन्फेक्शन है, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, लोगों में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स के प्रॉब्लम देखने को मिले हैं, और बाकी के इन्फेक्शंस लाइक चिकनगुनिया फीवर, डेंगू फीवर, इन सब में जितने वायरल फीवर्स हैं उसमें जोड़ों की समस्या हो जाती है। ज्यादातर लोगों में ये ठीक हो जाती है इन्फेक्शन से रिकवरी होने के बाद। कुछ परसेंटेज में 3 to 4% में ये क्रॉनिक हो जाती है, पर्टिकुलरली इन चिकनगुनिया आर्थराइटिस। इसके अलावा कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो वायरसेस या बैक्टीरिया से होते हैं, जो मिमिक करते हैं बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशन, जैसे अगर आपने नाम सुना हो शोग्रिन सिंड्रोम है, जिसमें आंखों में सूखापन आ जाता है और लार बननी बंद हो जाती है, या फिर ल्यूपस की बीमारी जिसमें बुखार रहने लगता है, बहुत थकान शरीर में होती है, और मुंह में छाले से आने लगते हैं, शरीर पे चकत्ते आने लगते हैं। इसके अलावा वैस्कुलाइटिस कंडीशन होती है। तो कुल मिला के जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसका असर हमारे जोड़ों पे पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसी वजह से जो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जी जी। और आपसे बात करके आपने इतने सारे कारण बताए, और ये भी बताया कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक आम धारणा ये रहती है कि जोड़ों में दर्द यानी कि उम्र बढ़ने का एक परिणाम है, कि जो कि एक बहुत छोटा सा सेगमेंट अब रह गया। जैसे आपकी बात से मुझे लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही सिर्फ वो एक है जो जोड़ों का दर्द तब होता है जब बुढ़ापा आता है। लेकिन आपने इतने सारे कारण बताए, तो मुझे लगता है हमारे श्रोता भी थोड़ा सा अवेयर, थोड़े से अलर्ट हो गए होंगे कि इतने सारे कारण हो सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जितने आज कवर कर पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप तक पहुंचा पाए कि इनमें क्या फर्क है और कैसे कैसे हम इनसे डील कर सकते हैं। क्या कुछ सिम्टम्स में भी डिफरेंस होता है इनमें? हाँ, हर बीमारी के, कहते हैं ना, जोड़ों का दर्द एक लक्षण मात्र होता है बहुत सारी बीमारियों का, और उन बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उसके बेसिस पे हम क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इस पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है, या इस पेशेंट को सिर्फ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। और उसके अलावा कुछ ब्लड में टेस्ट कराए जाते हैं, या फिर कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि
जोड़ों का दर्द किस बीमारी की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हाथ के छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है और सूजन भी आ गई है, सुबह सो के उठते हैं तो हाथों में जकड़न होती है, इसके अलावा उनको और कोई सिम्टम नहीं है, जैसे ना तो बुखार आ रहा है, ना मुंह में छाले हो रहे हैं, ना बाल झड़ रहे हैं, ना स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और लक्षण भी नहीं है, आंखों का सूखापन जिसकी मैंने बात की, तो हम सोचेंगे इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। अच्छा। तो उसके टेस्ट कराए जाएंगे। तो जो रूमेटॉइड फैक्टर करते हैं, एंटी-सीसीपी टेस्ट होता है और एक्सरेज, कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम कह सकते हैं इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर मान लीजिए कि उनमें वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए, तो हम ये सोचते हैं हो सकता है किसी बीमारी की शुरुआत हो रही हो, जिसका पहला लक्षण जॉइंट डिजीज के फॉर्म में सामने आया हो और बाद में जाके वो डिजीज इवॉल्व हो जाए। तो कुछ जो लक्षणों की मैंने बात की वो सब लक्षण हो सकते हैं। किसी में बहुत अक्यूटली, मान लीजिए एक जॉइंट में सूजन आ गई, किसी भी जॉइंट में, बड़े छोटे, और बाकी के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो टीबी हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई और इन्फेक्शन हो, तो उसको रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जो रूमेटोलॉजी है ना, मैं कहना चाहूंगी कि प्योर क्लिनिकल साइंस है, और उसके लिए एक अच्छा इंटर्निस्ट होना जरूरी है, यानी कि अच्छा फिजिशियन होना जरूरी है, बहुत अच्छा, जिसको सारी क्लिनिकल मेडिसिन की जानकारी हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है इन डायग्नोजिंग दीज पेशेंट्स। जो मुझे बात समझ में आ रही है, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, और वो जैसे हम लोग गेम खेलते थे, डॉट्स जोड़ना है, वो डॉट्स जोड़ने वाला बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कौन से सिम्टम से कौन सी बात लिंक होके कहाँ पहुंच रही है, नहीं तो वो गलत लिंक हो गया तो फिर पूरी चीजें मिसडायरेक्ट हो जाती है, और वो फिर पजल कभी सॉल्व नहीं होगी। एब्सोल्युटली। आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, और साथ में हमारी आज की रेडियो डॉक्टर उमा कुमार। बहुत सारे श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने मैसेजेस भेज चुके हैं, फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, तो हम पहले फोन पे जो हमारे श्रोता है हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्कार जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी स्वागत है योगेश जी कार्यक्रम में। आप क्या पूछना चाहेंगे? ये जो जोड़ों का दर्द जैसे होता है, तो इसके अलावा अन्य भी उसमें लक्षण होते हैं क्या, बुखार वगैरह? जी देखिए, जोड़ों का दर्द जैसे मैं कह रही थी कि एक लक्षण मात्र है बहुत सारी बीमारियों का, तो वो लक्षण दूसरे क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बीमारी मरीज को है। और अगर हम लक्षणों की ही बात करें तो बहुत दिन तक बुखार रह सकता है, आंखों का पानी सूख सकता है, मुंह में लार बननी बंद हो सकती है, चेहरे पे चकत्ते आ सकते हैं, शरीर के दूसरे भागों पे चकत्ते हो सकते हैं, बाल बहुत झड़ सकते हैं, यहाँ तक कि गंजापन भी हो सकता है, बहुत फटीग होता है, यानी कि थकान बहुत होती है बिना वजह। और इसके अलावा अगर गुर्दे पे असर है तो उससे रिलेटेड लक्षण हो सकते हैं। किसी के लंग्स में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो मुंह से खून आ सकता है, सांस फूल सकती है, खांसी की परेशानी हो सकती है। कभी कभी ऐसे मरीजों को लोग कहते हैं कि टीबी की बीमारी हो गई, रॉन्गली डायग्नोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं इन बीमारियों में, डिपेंडिंग कि किस प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी में कौन कौन से जो ऑर्गन हैं हमारे शरीर के, उन पर असर है। धन्यवाद योगेश जी, आपने ये प्रश्न किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पर आपने बताया कि वाइड रेंज है इसके सिम्टम्स की, पर इसको पहचानना पड़ता है। सागर जी लिख रहे हैं, 26 साल के हैं, विजयपुरा कर्नाटका से, कि कैसे हम अपने जॉइंट्स के अच्छा ध्यान रख सकते हैं। ये मैं चाहूंगी कि बाद में भी हम इस क्वेश्चन को लें। और ये एक क्वेश्चन का ये है कि जिम क्या सेफ है? पैरों का जो जिम में एक्सरसाइज की जाती है, पर्टिकुलरली पैर लिखा है इन्होंने, मैं इन होल चाहूंगी जानना कि जिम कितना सेफ है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसी को ये प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स हैं। देखिए, कोई भी चीज मॉडरेशन में सेफ होती है और जिम भी सेफ है, वो तब तक जब तक कि आप ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे मिसगाइडेड नहीं हो रहे। जैसे कि कुछ लोग कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि क्या है, कभी कभी स्टीरॉइड्स होते हैं या बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डैमेजिंग होते हैं हमारे बॉडी को। और इसके अलावा कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा ओवरनाइट अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत एग्रेसिवली जिमिंग करते हैं, उससे उनको फायदे होने के बजाय और नुकसान होने लगता है। तो जिम या जॉइंट की एक्सरसाइजेस जरूरी हैं अपने जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए, लचीला रखने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जिम खराब है, नो जी। पर अगर आइडियली किसी ट्रेनर के साथ अपनी कंडीशंस समझा कर किया जाए तो
नहीं, अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो कर सकता है। सारे जितने जॉइंट्स हमारे बॉडी पे हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकता है। दूसरा ये है कि जिनको किसी पर्टिकुलर जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसमें दर्द होता है या उसकी आर्थराइटिस है, तो फिर जरूर अंडर सुपरविजन या गाइडेंस लेकर ही उस जॉइंट की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि कितना वेट लिफ्ट करना है, कैसे लिफ्ट करना है, मूवमेंट जो करनी है वो किस तरह से मूवमेंट करनी है उस पर्टिकुलर जॉइंट की। क्योंकि जो जॉइंट होता है ना उसमें एक मूवमेंट नहीं होती, बहुत सारे होते हैं, है ना। आप उसको अंदर ला रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, फिर आप उसके सर्कुलर मोशंस करते हैं, तो बहुत सारी मूवमेंट होती है। और जब उसमें जॉइंट में प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है जॉइंट में ही प्रॉब्लम हो, उसके आसपास के जो मांसपेशियां हैं उनमें भी परेशानी हो सकती है। तो हर मूवमेंट के लिए ग्रुप ऑफ मसल्स होती है जो काम करते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको समझ के अगर करते हैं तो हमेशा फायदेमंद रहता है। बिल्कुल सही बात है, और उम्मीद है कि आपको सही जवाब मिल गया है। डॉक्टर साहब ने काफी विस्तार से बताया कि क्यों आपको ध्यान रखना है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। और ये हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। पहले तो आपको नमस्कार बोल रहे हैं मैम, और फिर बोल रहे हैं कि जोड़ों का दर्द का खान पान से भी कोई संबंध है, और दूसरा कि किस एज ग्रुप में ये ज्यादा होता है। तो अभी आपने बताया कि पहले सिर्फ ओल्ड एज में होता था, अब यंगस्टर्स को भी हो रहा है, कारण भी आपने बताया। तो क्या खान पान भी एक रीजन है? देखिए, जोड़ों का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है ना। और हर जोड़ का दर्द गठिया नहीं होता, ये भी लोग समझ लें। और जोड़ों के दर्द की बहुत सारी वजह हो सकती है। पर्टिकुलरली अगर हम खान पान की बात करें तो बिल्कुल दोनों में कनेक्शन है और डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि जब हमारे खान पान में कुछ पदार्थों की कमी हो जाती है तो दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम की कमी शरीर में हो गई या विटामिन डी की कमी शरीर में हो गई। तो आज के टाइम में तो देखा जाए शरीर में दर्द का मेजर जो वजह है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने में आ रही है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है या फिर किसी भी वजह से ओबेसिटी हो रही है, जंक फूड खा रहे हैं, उसमें ऐसा होता है फूड को भी दो में आप क्लासिफाई कर देते हो, इन्फ्लेमेटरी फूड एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड। तो इन्फ्लेमेटरी फूड क्या होता है, शरीर में सूजन की स्थिति को बढ़ाता है। तो जब शरीर में सूजन की स्थिति होगी तो जो हमारे सेल्स हैं, एक्चुअली हमारा जो जॉइंट है उसमें भी तो सेल्स होते हैं ना, तो जब चेंजेस आते हैं तो पूरे सब जगह आते हैं। तो उनमें जब चेंजेस आते हैं तो वो कहना चाहिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रही है, फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो शुरू हो जा रहा है, फिर वहां पे पानी भर सकता है जॉइंट में। उसके बाद जो कहते हैं ना सूजन आ गई, फिर दर्दें शुरू हो रही है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हाँ, मॉडरेशन में फिर मैं कहना चाहूंगी कि हर चीज तादाद में लेना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप बाहर का खाना खा रहे या जो जिसको जंक फूड कह लें या जो वाइट फूड्स कह लें, फास्ट फूड कह लें, या फिर जो वाइट फूड्स हैं लाइक आप कहते हो चीनी या मैदा और वो सारी चीजें जो हैं, या फिर बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम शरीर में सिर्फ जोड़ों की नहीं बाकी चीजें भी हो जाती हैं। जैसे मैं कह रही थी कि डायबिटीज हुआ या हाइपरटेंशन हो जाता है उन चीजों से, कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट होते हैं कुछ चीजों में, आप नींद ठीक से आपकी नहीं आती तो जो स्ट्रेस है वो भी इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है, 100% बनता है, 100% बनता है। तो डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए। जी, आपने बताया डाइट का बहुत ज्यादा रोल है, पर आजकल जो हम देख रहे हैं, आपने मेंशन भी किया फास्ट फूड, जंक फूड, और जैसे जैसे बच्चों का लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं आजकल, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस वी नो कि लैपटॉप्स एंड फोन्स एंड ऑल, और उसके अलावा ये खाने का भी एक दोहरी मार कह सकते हैं। तो इसीलिए चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं तादाद बढ़ रही है, क्योंकि हम हर तरह से शायद नेगेटिव उस पे अप्रोच पे जा रहे हैं। वो एक मेजर फैक्टर है एक्चुअली, क्योंकि अब सिर्फ हम बच्चों के लिए ही नहीं कहते बच्चे जंक फूड खाते हैं, जिनको ये समझ है, जानकारी है, वो भी इस तरह का खाना खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, चाहे कुछ भी वजह रही हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है जिससे कि वो न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट ले सकें। तो दूसरी चीज ये है कि जहां तक कंप्यूटर की बात है,
जैसे आप स्टूडियो में बैठी हैं तो जो आपके बैठने का तरीका है चेयर पे, वो कंफर्टेबल चेयर है या नहीं है, आप अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठे हैं नहीं बैठे, आपकी गर्दन एक तरफ ज्यादा देर तक मुड़ी हुई तो नहीं है, राइट, या आप जब माउस यूज कर रही हैं तो उंगलियां जो आपकी चल रही हैं तो उस कितनी ज्यादा मूवमेंट हो रही है और कितनी देर तक हो रही है, वो कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि हमारे हर जॉइंट की न्यूट्रल पोजीशन होती है। और अगर एक्सेसिव यूज होता है कोई भी जॉइंट, अब्यूज होता है, ठीक से यूज नहीं होता, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो ये नहीं कि काम बंद कर देना है, करना सब कुछ है। तो हमारे बॉडी में कुछ वेयर एंड टेयर होती है जॉइंट में, किसी चीज को भी यूज करेंगे तो वेयर एंड टेयर होगी, लेकिन जो रेस्टिंग पीरियड होता है और आपके पास सारे वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं उस समय जो कि रिपेयर प्रोसेस के लिए जरूरी हैं, तो रिपेयर हो जाती है। अच्छा। और फिर नई शुरुआत होती है, आपने फिर काम किया तो फिर वो चीज हुई, तो कॉम्पनसेट होती रहती है। लेकिन होता क्या है कुछ वजहों से कि आपकी जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जो वेयर एंड टेयर है, वो थोड़ी सी रिपेयर हुई और थोड़ी सी रह गई, फिर थोड़ी सी तो वो क्यूमुलेटिव डैमेज होने लगती है। जब वो क्यूमुलेटिव डैमेज होगी तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल पोजीशन में। तो शुरू से ये ध्यान रखना जरूरी है, बच्चों का भी और बड़ों का भी, कि अपने जॉइंट का इस्तेमाल सही तरीके से करें, क्योंकि एक दर्द होना मतलब वो उनकी क्राई है, वो अटेंशन सीक कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो ये एक अलार्मिंग वो एक एग्जैक्टली पेन जो है वो अलार्मिंग है। और कभी आपने काम किया और थोड़ी सी स्टिफनेस थोड़ी देर के लिए हुई और वो ठीक हो गई, उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी। लेकिन अगर रिपीटेडली हो रही है कि हर बार आप कर रहे हैं और हर बार दर्द हो रहा है, तो फिर वो तो अलार्मिंग है। यही मैं जानना भी चाह रही थी, एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि कई बार ऐसा होता है कि दर्द हो रहा है, ठीक हो जाता है, आपने ये जो मेंशन किया, पर कभी बढ़ता जाता है कम होने की जगह। जैसे हम कहते हैं दर्द हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कब डॉक्टर के पास जाएं, तो वो क्या राय देंगे आप? देखिए, दर्द में भी हम ये कहते हैं कि अगर किसी का दर्द रेस्ट करने के बाद बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली बैक का पेन, जब आप रात को रेस्ट करते हैं, सोने जाते हैं, तो करवट लेने में परेशानी होती है, कमर का दर्द बढ़ जाता है, या जब आप सुबह सो के उठते हैं तो जोड़ों में बहुत जकड़न होती है और दर्द होता है। और जब आप एक्टिविटी करते हैं, आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, जो भी अपने रूटीन में आ गए, तो वो उसमें आराम मिल जाता है। तो ये जरूर अलार्मिंग है, हम इसको कह देते हैं इन्फ्लेमेटरी पेन। और दूसरा ये होता है कि जब आपने कोई एक्टिविटी की तब उस जॉइंट में दर्द हुआ, जब आप रेस्ट कर रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो वो यूजुअली डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से कहते हैं कि जब उस पर वजन पड़ा, उसको यूज किया आपने, तो दर्दें शुरू हो गई। रेस्ट करने से क्लास ठीक हो सकता है वो रेस्ट जब करेंगे तो ठीक हो जाता है, जब आप उस पर्टिकुलर जॉइंट को यूज नहीं कर रहे तो ठीक हो जाता है। तो ये सब बातें जो है हेल्प करती है डिसाइड करने में कि भाई अब तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एक तो इन्फ्लेमेटरी पेन, दूसरा अगर जोड़ में सूजन भी आ गई है दर्द होने के साथ साथ, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, वेट ना करें कि हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर सूजन नहीं है, थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा है और आपकी लाइफ अफेक्टेड नहीं हो रही है या और कोई लक्षण नहीं है, तो वे आप वेट कर सकते हैं। आई वुड से 2 हफ्ते तक वेट कर लें। अगर परसिस्टेंट हो रहा तो फिर तो इसमें अगर इमीडिएट रिलीफ हम चाहें घर पे जो होम रेमेडी से हो सकता है, वो आप क्या एडवाइस करेंगे एज अ डॉक्टर? देखिए, होम रेमेडी प्रिवेंशन के हिसाब से तो सब कुछ होम रेमेडी ही है कि आप कैसे, आपकी शुरुआत दिन की कैसी हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अपना संतुलित खान पान रख के अपना वजन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप लेनी ज़रूरी है, और इसके अलावा अपने को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। जो जैसे हमने बात की कि जो जंक फूड और फास्ट फूड, इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग एक प्रूवन रिस्क फैक्टर है बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस का, और दवाओं का असर भी कम आता है अगर कोई स्मोकर होता है। तो अपने आसपास सफाई रखने की ज़रूरी है, जिससे वायरल इन्फेक्शन जैसी चीज़ें ना हो जो बाद में जाके क्रॉनिक आर्थराइटिस का रूप ले लें। और आप किसी भी गजेट का इस्तेमाल करते, मैं ये नहीं कहूँगी आप मोबाइल यूज़ ना करो या अपना कंप्यूटर यूज ना करो, बट जब आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्चर कैसी है, कितनी देर तक यूज करना है, कितनी देर के बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेना है। तो इन सब चीजों को फॉलो करके काफी हद तक आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर उमा कुमार यहाँ पर आप सब तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता कुछ जानना चाहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी
मैं उमा कुमार जी को प्रणाम करता हूँ। पहला जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि हर शरीर के जोड़ का दर्द गठिया बाय तो हो नहीं सकता। तो जो गली के डॉक्टर होते हैं, दर्द हुआ, वो गए तो उन्होंने एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया है, तो उसका क्या इलाज करे? कैसे टेस्ट हो कि भाई इसके गठिया बाय है पक्का या नहीं है? नंबर 1। नंबर दूसरा मेरा ये कहना है, जैसे कि आजकल अक्सर जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे अगर हैं तो वो सिजेरियन हैं। 90% सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं। थोड़ी दिनों के बाद, 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी कमर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये बात सही है, गलत है? और अगर कमर में दर्द है तो उस महिला को कौन सा मैट्रेस यूज करना चाहिए? हार्ड करना चाहिए या उसको लो करना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए? 2 क्वेश्चन है बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बताएं क्या जवाब देखिए, देंगे? हाँ, मैं कोशिश करती हूँ उनके सारे सवालों के जी, जवाब जी, देने के जो थे जी। मुझे याद रह पाए। देखिए, पहला इन्होंने कहा कि लोगों के पास जाते हैं तो फिर वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, गठिया बाय बता देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो गठिया होता है अगर वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं है तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और सबसे बेहतर तरीका इसका है कि जनमानस तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए इन सब चीज़ों की, जिससे वो अगर अवेयर होंगे, जानकार होंगे तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और उनको खुद पता होगा कि क्या ठीक है और क्या गलत। तो उससे उनको मदद मिल सकती है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर हम जाएं, जो सिर्फ कमर दर्द पे अगर जाएं कि जिनको सिजेरियन सेक्शन होता है तो कमर में दर्द होने लगता है, तो उसमें जो एपिड्यूरल देते हैं एनेस्थीसिया, तो ऐसा देखा भी गया है, ये बहुत पहले से नोन है कि ऐसे लोगों में बहुत समय तक कमर लोअर बैक पेन हो सकता है ना। तो बीच में चाहे रुक के हो चाहे कॉन्टिन्यूअस ऐसा पेन होता रहे, वो हो जाता है। और बेहतर ये होता है कि कोई भी वुमेन जिसको दर्द है कमर में, और तो एक्सरसाइज ज़रूर करे। तो जो लो बैक के मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेस, चाहे सिजेरियन हुआ या नहीं हुआ, बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है, जो मैट्रेस की ये बात पूछ रहे थे, तो मैं कहूँगी ज़्यादा बहुत उस चक्करों में ना पड़े। अच्छा। जो एडवर्टाइजिंग है कि भाई ऐसा मैट्रेस, और वो बहुत महंगे भी होते हैं, मतलब लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल है। वो पता चला कमर में दर्द हो रहा है तो वो उसमें भागे जा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कोई भी हार्ड मैट्रेस, या पहले क्या होता था घर में जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो गद्दे होते थे ना, वो रुई वाले होते थे, यूज करते थे। तो क्या बहुत लेडीज, ऐसा तो नहीं हर आदमी बैक पेन से उस समय सफर कर रहा था। तो मतलब फर्म टू हार्ड मैट्रेस होना चाहिए, इतना हार्ड भी ना हो कि दर्द हो जाए, मतलब फर्म बीच का आप मान लें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर है वो मेंटेन्ड रहे, और आपकी जो सोने की पोजीशन है वो भी ठीक होनी चाहिए सोते समय। जो हमारी की रीढ़ की जो हड्डी है उसका नॉर्मल अगर देखें हम तो उसमें कर्व्स होते हैं लंबर रीजन में ऊपर, है ना। तो जब सोते हैं तो वो मेंटेन्ड रहना चाहिए, तो इतना ध्यान इनको रखना चाहिए। जी। तो एक और श्रोता हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नाम जगजीत सिंह जी है जी। 80 साल उम्र है सर। घुटनों में दर्द है 25-30 साल से। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दर्द की गोली और ट्यूब दे देते हैं, मगर अब तो बेबस हो गए बिल्कुल हम। दर्द बढ़ता जा रहा है आपका? दर्द अब 80 साल की उम्र में अपने आप को संभालना मुश्किल है, फिर अस्पताल जाना मुश्किल है। कुछ आज तक हमें बस दर्द के अलावा कोई दवाई नहीं मिली वहाँ से। जी। क्या करें हम लोग? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जो इन्होंने परेशानी बताई उससे देख के यही लगता है कि हो सकता है इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, यानी उम्र का गठिया है, वो इनको है। तो उसका जो वो डिपेंड करेगा कि जॉइंट में कितनी डैमेज है। कभी कभी क्या होता है कि जो घुटना टेढ़ा हो जाता है, चलने में बिल्कुल बोल लेग्स हो जाते हैं, या फिर तो उसकी वजह से जब अलाइनमेंट हड्डियों की ठीक नहीं होती तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो कुछ सर्जरी करके उसमें करेक्शन करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल कहते हैं कि जॉइंट के बीच में, 2 हड्डियों के बीच में गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, राइट, बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो गया है। तो एक नौबत आती है और घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड हो रही है, तो रिप्लेसमेंट होता है। जी। तीसरी चीज़ ये होती है, अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो अगर वो अपना वजन कम करेगा तो उससे भी जोड़ पे कहते हैं ना, अपना वजन ही तो पड़ता है, तो वो उसमें आराम मिल सकता है। जैसे इन्होंने कहा दर्द की दवाएं दी जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कि ये दवाई शुरू की इतने समय तक चलेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिम्टम रिलीफ
रिलीफ ही दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और वो भी नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। तो ये इनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बीच में जिक्र किया कि रिप्लेसमेंट पे जाया जा सकता है, और बिल्कुल ही सिचुएशन ऐसी हो, वो सिचुएशन क्या होती है जब उसको मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता, उससे सर्जरी पे ही जाना पड़ता है? देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ गठिया की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी कंडीशन की नहीं कर रहे हैं। तो अगर गठिया की बात है, तो अगर मान लीजिए किसी के जॉइंट में बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस पर्टिकुलरली अगर हम ले, तो बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो गया, मतलब जॉइंट स्पेस ही नहीं बची है कि उसमें मूवमेंट हो सके, और उसमें मान लीजिए डिफॉर्मिटी आ गई है, राइट, और बार बार पानी भर जाता है घुटने में और दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जहां पे रिप्लेसमेंट के लिए एक सॉल्यूशन है, रिप्लेसमेंट इन सब। या फिर मान लीजिए घुटने टेढ़े हो रहे हैं, मतलब हर वक्त एवरी सेकंड पेशेंट को पेन है ना, तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है रिप्लेसमेंट का। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की, वहां पर अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो रिप्लेसमेंट का स्ट्रेट इंडिकेशन नहीं होता। वहां पे जो दवाएं होती हैं वो दी जाती हैं। अगर मान लीजिए जॉइंट का जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो कम हो गई तो दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जॉइंट में वहां भी अगर डिफॉर्मिटी आ गई है, कभी कभी होता है कि कूल्हे मुड़ते ही नहीं, अच्छा, तो फिर सर्जरी से ही ठीक होगा। अगर जुड़ गई हैं हड्डियां तो वो दवाइयों से नहीं ठीक हो सकती। या घुटने मुड़ गए हैं, घुटने में डिफॉर्मिटी हो गई है, तो वो सर्जिकली ही करेक्ट हो सकता है। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि सर्जरी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर पूरी तरह से एग्जामिन करके ही ये बता सकता है कि डिसीजन लेता है कि इनको अब सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं। लेकिन दवाइयां, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो अगर सर्जरी हो गई तो ये नहीं कि दवाइयां बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक जॉइंट नहीं है। ओके, अच्छा, एग्जैक्टली। और बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन आपने बाकी छोड़ दिया, कामकाज, अगर एक चीज और जरूरी है यहाँ पे बताना कि अगर किसी को रूमेटॉइड है और उसने एक जोड़ में ज्यादा दर्द है, उसके लिए दवाई ले ली और दर्द उसके मान लीजिए ठीक हो गया, तो वो ये सोचे कि मेरी शरीर से सूजन चली गई, तो वो गलत है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट बॉडी में रहती है तो उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लकवा, यस, और इवन उसकी उम्र कम हो जाती है। स्टडीज बताते हैं कि मोर देन 10 इयर्स उसकी उम्र कम हो सकती है। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन को कम करना जरूरी है बॉडी के अंदर दवाओं से। जी, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, बहुत सारे श्रोता वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे और आप सभी के प्रश्नों का जवाब कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन्स पर, जोड़ों का दर्द, और बहुत सारी काम की ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर उमा कुमार हमें बता चुकी हैं। बहुत सारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़कर अपने प्रश्न पूछ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी मैसेजेस हमारे पास हैं। एक श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, देखते हैं अगर ये हैं तो हम इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बता दें। जी, सबसे पहले कीजिए स्वीकार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर जिला बिजनौर से बोल रहा हूँ। जी प्रेमचंद और जी, मेरी उम्र लगभग 60 के आसपास है और अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे दोनों घुटनों में हल्का सा दर्द सा रहता है। अभी मैंने एक ऑर्थोपेडिक्स के पास में गया था, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो बताया कि जी आपके राइट जो ये आपका घुटना है ना, इसमें हल्का सा गैप आ गया। और फिर मैंने ये यूरिक एसिड वगैरह चेक भी करवाया तो वो लगभग मेरा 5.5 के आसपास है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि ये मैं बगैर दवाई खाए किस तरह से कोई ऐसा एक्सरसाइज वगैरह हो जिससे मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जी, देखिए, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि मैं बुढ़ापा तो नहीं कहूंगी, जब उम्र बढ़ने लगती है तो जोड़ों के दर्द बढ़ने लगते हैं, तो इनको हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी ही घुटने में हो और उसकी शुरुआत हो। तो इसमें ये अपनी मांसपेशियों को मजबूत रख के, हमारी एक मसल होती है जिसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोल देते हैं, कहने का मतलब है जो घुटनों के आसपास की मसल्स हैं और हिप पेल्विक गर्डल जो हिप के आसपास की मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करके, उनको मजबूत बना के, जो एक्सरसाइजेस, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं इनको स्ट्रेंथन करने की, उससे अपने जोड़ों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ पोस्चर्स लाइक कहते हैं आलती पालती मार के बहुत देर तक नहीं बैठें, उखड़ू नहीं बैठें। जब इस उम्र में जोड़ों में तकलीफ होने लगे तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल बंद कर दें या कम से कम करें और अपना वजन नियंत्रित रखें। इसके अलावा कभी अगर जोड़ों में दर्द हो जाता है तो
घरों में क्या होता है, सिकाई कर लेते हैं या फिर ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो नी कैप आता है उसको पहन के अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सब जारी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नॉन स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है। और दर्द के लिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पैरासीटामोल 650 की एक गोली ले लें, इसके बजाय कि आप बहुत सारे पेन किलर जो अवेलेबल हैं वो लो, उनके अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं कि गुर्दे खराब हो जाते हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, गट ब्लीडिंग ना हम कहते हैं, मुंह से खून आना शुरू करना, या फिर उनको लोअर जीआई ब्लीड हो जाता है। तो ये इनको मैं कहना चाहूँगी। तो जैसे डॉक्टर साहब इन्होंने पूछा है कि ऑलरेडी इनके नी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो ये एक्सरसाइजेस जो आप बता रही हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उसके बाद भी हेल्प कर सकते हैं? नहीं, चेंजेस जो आ रहे हैं वो सबके आएंगे, मेरे आपके सब लोगों के आएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हमारा स्किन एज होता है वैसे जॉइंट में भी असर आएगा ही आएगा। एट एनी टाइम यू कैन स्टार्ट। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके रख सकते हैं और एक्सेप्ट करना है कुछ चीजों को। एक मतलब हर कहते हैं ना ग्रेडेड एक्टिविटीज होती हैं कि आप 20 इयर्स में जो काम कर पाते थे वो 60 इयर्स में नहीं कर सकते, लाइक वेट उठाना या फिर बहुत ज्यादा उस तरह की चीज करना। तो एक्सेप्ट करो पहले, एक्सेप्ट करो और ट्राई टू इम्प्रूव योर एक्टिविटी लेवल। और वॉक पे जाएं, रनिंग अगर करते हैं तो रनिंग कर सकते हैं प्रॉपर फुटवेयर में, जिससे वो कहते हैं ना कि नीज पे थ्रस्ट ज्यादा ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। तो ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशन लेके। मैसेजेस भी हमारे पास बहुत हैं और हमें ये मैसेज लिखकर भेजा है सूरत गुजरात से प्रवीण जी ने। प्रवीण रूफलिया लिखा है इन्होंने अपना नाम। ये उम्र 40 साल है। इन्होंने लिखा है कि मुझे पीठ के निचले भाग में बहुत दर्द होता है और 8-10 घंटे ऑफिस में जो है मुझे दर्द होता रहता है। सुबह उठता हूं तो दर्द होता है, ऑफिस में खड़ा होने पर भी मुझे दर्द होता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 40 इयर्स की एज है इनकी। देखिए 40 इयर्स में, और वो भी मेल में, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि लो बैक पेन होगा, लेकिन जैसा इन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने पेन के बारे में, तो हो सकता है इनको एक कंडीशन होती है जिसको हम कह देते हैं स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे कि इनएक्टिविटी के बाद पेन ज्यादा होता है ना, एक्टिविटी से इट गेट्स बेटर। तो इनको मैं कहूंगी कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं तो उनको जाके मिलना चाहिए। ऐसा ही मिलता जुलता से एक प्रश्न रोहित जी का है, गुड़गांव में है, 27 साल के हैं, इनकी उम्र और कम है और ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मैम। और इन्होंने लिखा है कि मुझे ड्राई आईज भी हैं, बॉडी पेन भी है और लगातार बॉडी पेन रहता है थ्रू आउट द ईयर। मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करना शुरू मैं कर चुका हूं पर मेरा बॉडी पेन गया नहीं है। बेसिक टेस्ट हुए थे इनके जिसमें विटामिन डी और B12 कम आया था, वो उन्होंने सप्लीमेंट्स ले लिए लेकिन अभी भी पेन इनको है। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं मेरे, क्या इशू और हो सकता है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है इवन आफ्टर टेकिंग सप्लीमेंट्स? देखिए ये कोई स्विच नहीं होता जिसको आपने ऑन किया तो लाइट जल गई और ऑफ किया तो बंद हो गई। बॉडी में क्या होता है जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो हमारे जो सेल्स हैं बॉडी स्ट्रक्चर उनमें चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस हो सकता है ओवरनाइट रिवर्ट नहीं होते कि आपने ले लिया और ठीक हो गया, वो एक समझने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि सब कुछ ठीक है फिर भी परेशानी हो रही है तो इनको एक चीज उनका ड्राइनेस हो जाती है आईज की, तो वो कंप्यूटर पे बहुत स्क्रीन टाइम जिसे हम कह देते हैं अगर वो बहुत ज्यादा है तो उस वजह से ड्राइनेस आईज में हो जाती है। उसके लिए ध्यान रखना ये जरूरी है कि जो एंटी ग्लेयर यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 20 मिनट्स वर्क करने के बाद 20 फीट दूर है ना 20 सेकेंड्स के लिए देखें तो एक चीज हुआ है कि क्या होता है ब्लिंकिंग कम होती है जब हम स्क्रीन पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस आईज में होती है, उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कह देते हैं। तो एक वो ध्यान रखने वाली चीज है। दूसरी चीज जब आप यूज करते हैं स्क्रीन्स को तो उसमें एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए आपके आसपास जब बहुत स्ट्रेन आईज पे ना पड़े। फिर कुछ योगा मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो पेन होता है ना उसमें सिर्फ जॉइंट अलग से मत सोचें, उसमें बहुत सारे जो नर्व्स होते हैं राइट वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनसे सेंसेशन जा रही है तो पूरी प्रोग्रामिंग एक होती है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को जो हम पहले कहते थे कि एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए छोटे छोटे इन परेशानियों से बचने के लिए, वो इनको ध्यान जरूर करना चाहिए। नींद ठीक से लेते हैं या नहीं लेते,
वो भी एक रोल प्ले करता है आपको जॉइंट पे कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन आपको नींद ही नहीं आती है तो पता चल रहा है कि आप बहुत थके हुए रहते हो और आपको सारे जोड़ों में परेशानी हो रही है। या किसी को मेंटल इलनेस, अगर मान लीजिए डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी है जो कि पता नहीं चल रहा है, बट फिर भी पर्सन फील्स कि मुझे हर जगह दुखता है ना, मांसपेशियां दुखती हैं, जॉइंट में पेन होता तो है, ये स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकता है। एब्सोल्युटली हो सकता है। और कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो जब इन्होंने कहा टेस्ट सारे नॉर्मल हैं जो कराए जाने चाहिए थे, तो भी इनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके मिल सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। और बहुत सारे आप आज कॉन्सेप्ट्स चेंज कर रही है मैम क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब बीमारी के बारे में बात करते हैं हमें लगता है शायद ये एक बोन रिलेटेड बीमारी है, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन डी की होगी, लेकिन आपने बोला इट्स अ होल रेंज ऑफ थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद इट एंड बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संजीव कुमार जी लिख रहे हैं चंडीगढ़ से, इनकी उम्र 40 साल है कि मेरे घुटनों में कट कट की आवाज आती है, क्या ये भी एक सिम्टम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है नहीं। ठीक है, तो ये किस कारण से कि बीमारी का नाम पूछ रहे हैं कि या कोई बीमारी नहीं, है कोई क्या? कट की वो नहीं होती। इस लाइक जैसे लोग अपने फिंगर्स को क्रैक करते हैं तो आवाज आती है, तो वो जॉइंट में वो ऐसे आ सकती है, उसका मतलब आर्थराइटिस बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान क्यों देना अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है जी, तो। जी जी और ये सतीश कुमार जी लिख रहे हैं 63 इयर्स एज है, रोहिणी में रहते हैं, मुझे कमर में दर्द रहता है, पेन हिप से नीचे तक कोहिनी तक जाता है, इलाज बताएं। तो अभी काफी सारी बातें मैडम ने बताई हैं। केडी त्रिपाठी जी लिख रहे हैं 78 इयर्स के, रांची में, आई एम हैविंग हाई बीपी एंड टेकिंग मेडिसिन, आई एम गेटिंग बैक पेन एंड डिफिकल्टी इन फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सरे शोज स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन कर्वेचर। ये क्या है और क्या एक्सरसाइजेस हेल्प कर सकती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली। अगर कोई बीमारी निकल के नहीं आती, हाँ स्ट्रेटनिंग की वजह कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब इस पोस्चर रिलेटेड। तो हमारा जो स्पाइन होता है उसका जो कर्वेचर, जो हमारी पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उनको स्ट्रेंथन करके काफी हद तक आराम मिल जाता है अगर कोई और बीमारी निकल के नहीं आती। यहाँ पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि कोई भी दर्द किस उम्र में हो रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जानना। अब जैसे किसी ने कहा कि उनके हिप जॉइंट में मतलब लोअर बैक में पेन होता है जो नीज तक आता है, 60 इयर्स उम्र है, तो जैसे मैं बात कर रही थी, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इनको ऐसा है, बट जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। कुछ मेलिग्नेंसीज भी होती हैं, जैसे कुछ मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, या फिर मल्टीपल माइलोमा नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि बैक पेन हो जाता है। तो अगर उस एज ग्रुप में हो रहा है 60-70, तो वो ऐसे डिफरेंशियल्स चेंज होते हैं। ओके ओके। और एक हमारे श्रोता इस बीच में फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार जी, अपना प्रश्न करें। नाम? मोहम्मद सरफराज आलम, जोकी हाट, दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी। समस्या ये कि मम्मी का जो है ना घुटने में दर्द रहता है और डॉक्टर साहब को दिखाए तो वो बताया कि घुटना घिस गया है। हम समझ नहीं पाए, और क्योंकि घिसना मतलब क्या होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तब कहते हैं जोड़ घिस गए, जबकि जो हमारी जो हड्डी होती है, जोड़ होता है हड्डी वाला, उसमें ऊपर कार्टिलेज होता है। तो जो कार्टिलेज की लेयर होती है उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो जब वो कम होने लगता है, उसकी थिकनेस कम होने लगती है, वो घिसने लगता है, तो आम भाषा में कह देते हैं कि हड्डियां घिस गई हैं, ये मतलब है। और जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज की बात कर रहे हैं, इसमें यही होता है। इसलिए कहा होगा कि जैसे हड्डियां घिस गई हैं। तो कुछ लोग जो बहुत देर तक उकड़ू बैठना है पूजा पाठ के लिए या किसी भी वजह के लिए, तो नीज पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ती है, तो वो ऑब्वियसली वो डैमेज ज्यादा होगी और जल्दी होगी। जी। विकासपुरी से जगदीश बजाज जी लिख रहे हैं कि बॉडी में कहीं भी दर्द होने पर सिकाई ठंडी करनी चाहिए या गर्म, हमें समझ में नहीं आता। अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, अगर किसी गर्म चीज पे आप और गर्म रखें तो क्या होगा, नुकसान होगा। गर्म चीज को ठंडा करना जरूरी है। तो आइडियली स्पीकिंग, अगर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है जोड़ में बहुत ज्यादा, तो कहते हैं कोल्ड फर्मेंटेशन करें, राइट। लेकिन कुछ लोगों को हॉट फर्मेंटेशन नहीं कहूंगी, वार्म फर्मेंटेशन, मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, उससे करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जैसे जोड़ में सूजन अगर है तो इन्फ्लेमेशन में जो वेसल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो भी डायलेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से सूजन भी होती है। तो उसको आप और गर्म करेंगे तो हो सकता है सूजन बढ़ जाए या फिर आपको पेन और बढ़ जाए उसकी वजह से। तो आप कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये होता है कि जिससे आपको सुविधा होती है, ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कर सकते हैं। अच्छा। तो वो
मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपकी बॉडी जो कहते भी हैं कि बहुत ज्यादा अगर आपको इन्फ्लेम्ड है जॉइंट तो कोल्ड फर्मेंटेशन ऑलवेज, गर्म चीज पे ठंड का वो ज्यादा। और जैसे अक्सर जब गर्म पानी में पैर डाल के बैठे हैं तो वो गर्म पानी ही कहा जाता है, तो वो भी कुछ रिलीफ देता है। गर्म मतलब वो इतना गर्म नहीं होता कि आपकी स्किन जल जाए। हाँ जी। तो वो मतलब वो एक कंफर्टेबल ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए जिसमें आप डाल के पैर बैठ रहे हैं तो यू फील बेटर। वो कहते हैं ना कि उसकी वजह से जो है आप मूवमेंट भी इजी हो जाती है, उसमें वो ओपन अप हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो दिस ऑलवेज बेटर कैन बी डन। ये हमें लिखकर भेजा है प्रीति जी ने चंडीगढ़ से। गुड आफ्टरनून मैम, मैं 41 ईयर्स की हूँ, टीचर हूँ प्रोफेशन से, और मेरे लेग्स एंड नीज में पेन रहता है। आई हैव टू क्लाइंब स्टेयर्स थ्रू आउट द डे, इवन एट होम। एट नाइट आई गेट सो टायर्ड, माई लेग्स बिकम रेस्टलेस एंड मेनी टाइम्स आई एम नॉट एबल टू स्लीप वेल। तो क्या ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना, जैसे उम्र इन्होंने लिखी है अपने 41, तो वो एक एज होती है जिसमें हम कहते हैं कि सारे ये डिजेनरेटिव प्रोसेसेस सेट इन कर जाते हैं। और दूसरा ये है कि सीढ़ियां बहुत अनअकस्टम्ड एक्टिविटी कुछ भी हो कि आप बार बार सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं, तो एक टाइम पे के बाद आके जो मैंने कहा कि क्यूमुलेटिव डैमेज शुरू हो जाती है तो परेशानी हो सकती है। तो शी विल हैव टू फाइंड वेज हाउ टू हैंडल इट। कभी कभी क्या होता है जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो एक पैर रखा फिर दूसरा रखा फिर ऐसे करके ऑल्टरनेट वो रख के जाते हैं, तो उसमें एक तरीका ये भी होता है कि आपने एक पैर रखा, देन यू आर कीपिंग द अदर फुट ऑन सेम स्टेप, धीरे धीरे चढ़ना फिर एक करके जो वैसे चढ़ रहे, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा ये है कि अपनी जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, नी के अराउंड जो मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, है ना। एक्सरसाइज तो खाली लेग की क्यों, बॉडी में पूरी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, दैट कैन हेल्प। और अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, मे बी कैल्शियम, विटामिन डी, कुछ भी ऐसी, तो वो ले सकते हैं, उसकी वजह से भी पेन्स एंड एक्स हो जाते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यस, तो बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आए हैं, अभी हम सबको कवर नहीं कर पाए, पर जो बेसिक मैं पढ़ रही हूँ बहुत सारे मैसेजेस में, वो आम जो लोग जानना चाहते हैं वो यही है कि दर्द है और इससे कैसे छुटकारा पाएं, और दूसरा सबका प्रश्न यही है कि ना हो दर्द तो हम क्या करें। तो मैम चलते चलते अब इतना समय है कि आप हमें ये बता दें कि एक लाइफस्टाइल क्या चेंजेस एंड हाउ मच इज एक्सरसाइज नेसेसरी। देखिए, दर्द ना हो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना खान पान अच्छा रखें, राइट। अपने फिजिकल एक्टिविटी को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं, एक्सरसाइजेस करें, योग करें, वॉक पे जाएं, आप जो करना चाहते करें। वो कहते हैं कि 150 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक इज इम्पोर्टेंट, राइट। तीसरी चीज है कि एडिक्वेट स्लीप लें, पॉजिटिव रहें, कोई भी एडिक्शन ना आने दें, राइट। स्ट्रेस को अपने से दूर रखें। आई थिंक दैट वुड हेल्प देम इन बीइंग हेल्दी। बिल्कुल, एंड यू कैन कीप लिसनिंग टू रेडियो डॉक्टर फॉर सच गुड एडवाइसेस। और मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ आई हैं, समय निकाला, इतनी पॉजिटिव बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई हैं, जो ज़रूर हमें उम्मीद है आप सबको हेल्प करेंगी हेल्दी रहने में। तो आज जो हम आपके लिए एपिसोड लेकर आए वो आधारित था जॉइंट पेन पर, जोड़ों के दर्द पर, कॉजेस क्योर पर बात हुई, और बहुत सारी ऐसी बातों पर बात हुई, और मोर ओवर इस पे बात हुई कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर रही डॉक्टर उमा कुमार। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, एम्स, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय निकाल कर यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।